जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि भारतीय लेखांकन मानक। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स बताने से पहले एक बार मैं आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव और भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो IFRS का मॉडिफाइड वर्जन है। अब आपको ये लगेगा कि ये IFRS क्या है और इसका ये मॉडिफाइड वर्जन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये क्या है। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, तो आप इन ऑब्जेक्टिव्स को समझने से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और भी अच्छी तरह से समझ में आए। उस डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख के और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी दूंगा, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। और इन MCQs के जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो पाए कि आपने आज की इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। तो चलिए शुरू करता हूँ इन ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम बता सकते हैं एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक रूपता सुनिश्चित करना। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक रूपता को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि उन्हें एक जैसा बनाने में मदद करते हैं, या उन्हें एक जैसा बनाते हैं, ये भी बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहला उद्देश्य इसका यही है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको ये एक जैसा बनाते हैं, उनमें ये एक रूपता लेकर आते हैं। ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य हम बता सकते हैं प्रोवाइड अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन, यानी कि लेखांकन नीतियों की जानकारी देना। ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये हमें लेखांकन नीतियों की जानकारी देते हैं। लेखांकन नीतियाँ जैसे कि जो डेप्रिसिएशन है वो कौन से मेथड से लगेगी। जैसे कि डेप्रिसिएशन के हमारे पास दो मेथड हैं, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो इनमें से किस मेथड से हमें अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगानी है, ये जानकारी हमें ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देते हैं। मतलब हमें ये बताते हैं कि हमें कौन सी नीतियों का पालन करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो एक उद्देश्य ये भी हो गया कि ये हमें नीतियों की जानकारी प्रोवाइड करें। तीसरा इनका उद्देश्य होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिमूव डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी कि जो हमारी विभिन्न लेखांकन नीतियां हैं उनके ये प्रभाव को समाप्त करें। उनके प्रभाव को समाप्त करना भी इनका एक उद्देश्य है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमें करनी है, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं, जैसे कि फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, हीफो मेथड है, एवरेज मेथड है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग मेथड हैं। तो ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको रिमूव करता है। मतलब हमें बताता है कि हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए, और अगर हम एक मेथड को फॉलो कर लेते हैं तो फिर हमें लंबे समय तक उसी मेथड को फॉलो करते रहना है, जब तक कि हमारे पास मेथड को चेंज करने का कोई ठोस रीज़न ना हो। चौथा हम इसका ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, यानी कि निरंतरता, पारदर्शिता और तुलनीयता, इसको सुनिश्चित करना। तो जो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में निरंतरता को भी सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करता है और उनकी तुलनीयता को भी सुनिश्चित करता है। निरंतरता का मतलब है कि हमने अगर एक बार अपनी कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर ली तो हम बिना किसी ठोस रीजन के उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमने अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन का मेथड चूज कर लिया कि हम
हमेशा हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया करेंगे अपनी एसेट्स पे, तो हम इसे हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ही लगाते रहेंगे जब तक कि हमारे पास कोई ठोस रीज़न ना हो उसको चेंज करने का। अगर हमें चेंज भी करनी पड़ती है, कोई ठोस रीज़न हमारे पास होता है, तो उस रीज़न को हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे कि इस वजह से हमने इस मेथड को चेंज किया है। दूसरा, ये हमारे अकाउंट्स में पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करता है। ये हमारे अकाउंट्स में हर उन इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए कहता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे अकाउंट्स में ज़रूरी है दिखानी। जैसे कि जो मैंने अभी डेप्रिसिएशन का ही मेथड आपको बताया कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम यूज कर रहे हैं और उसके बाद मान लीजिए हम उसको चेंज करते हैं, तो फिर चेंज करने का हमें रीज़न वहाँ पे डिस्क्लोज करना है, यही ट्रांसपेरेंसी है। तो ये हमारे अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी को भी सुनिश्चित करता है। और तीसरा, ये तुलनीयता को सुनिश्चित करता है, कंपेरेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। देखिए, जब हम अपने अकाउंट्स को एक स्टैंडर्ड के ज़रिए बनाएंगे, मतलब एक ही तरह से बनाएंगे, तो सीधी सी बात है उनमें तुलना करना, उनमें कंपैरिजन करना इजी रहेगा। आसानी से हम उसको दूसरी फर्म की अकाउंट से तुलना कर सकते हैं। तो ये तुलनीयता को भी सुनिश्चित करता है। पांचवा ऑब्जेक्टिव हम इसका बता सकते हैं, इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता और भरोसेमंदता इसको बढ़ाना, यानी कि भरोसेमंदता को भी बढ़ाना और विश्वसनीयता को भी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। क्योंकि देखिए, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ज़रिए अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो सीधी सी बात है उनमें एक रूपता आएगी, उनमें पारदर्शिता आएगी, उनमें निरंतरता आएगी, उनमें तुलनीयता आएगी। तो इस वजह से जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे, जो हमारे बैंकर्स होंगे, जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, जो अदर पार्टीज होंगी, जो भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड पार्टीज हैं, जिनको हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, उन सारी पार्टीज को हमारे अकाउंट्स पर ज़्यादा भरोसा होगा, ज़्यादा विश्वास होगा। तो इस तरह से जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमारे अकाउंट्स में भरोसेमंदता को बढ़ाने का काम भी करती है और विश्वसनीयता बढ़ाने का काम भी करती है। तो मुझे आशा है कि जो आपको मैंने ये ऑब्जेक्टिव बताए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि किसी तरह का आपको कोई डाउट है, तो आप उस डाउट को मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझसे उस डाउट को आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यदि आप मुझे डाउट पूछने के लिए कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझसे कॉल करके वो डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इम्पोर्टेंट MCQs दूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो वो इम्पोर्टेंट MCQs ये रहे आपके सामने। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।